एवरीवन, स्वागत है आपका ओसीएन जीएस एकेडमी में। जैसे आपको सभी को पता है कि हमारा आरओ एआरओ का एग्जाम 11 फरवरी को शेड्यूल हो चुका है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम विभिन्न कोचिंग सेंटर जैसे दृष्टि आईएएस हो गया, ध्येय आईएएस हो गया, जीएस वर्ड हो गया, इन सभी के टेस्ट सीरीज आरओ एआरओ को हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं। पहला वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है। जितने भी इसके टेस्ट हैं उन सबको कवर करेंगे, वो चाहे जीएस हो या हिंदी का हो। तो हमारा ध्येय आईएएस का हमने पहला टेस्ट लिया है जिसमें कि 70 क्वेश्चन पहले हमने कवर करा लिया है। आज देखेंगे हमारा 71वां क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा 71वां क्वेश्चन है कि ग्रीन मफरल से तात्पर्य क्या है। पूछा गया है कि ग्रीन मफरल से क्या तात्पर्य। ऑप्शन दिया गया है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे होते हैं। दूसरा है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे होते हैं। सी है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे होते हैं। एंड डी है हमारा मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। आपको बताना है ग्रीन मफरल। जैसे आपको पता है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन मफरल शब्द का प्रयोग किया जाता है, टेक्निक का प्रयोग किया जाता है जो कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन। तो 71 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन हमारा बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है। बेरी बेरी एक रोग है ना, विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो आपको बताना है किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए हमारा थायमिन की कमी से, बी ऑप्शन हमारा रिबोफ्लेविन की कमी से, नेक्स्ट है हमारा फ्लेवेनाइड की कमी से, डी है फिनॉल की कमी से। तो आपको बताना है बेरी बेरी रोग। जैसे आपको पता है हमारे जो विटामिन है, थोड़ा सा जान लेते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन है ना, विटामिन की खोज किसने करी थी? विटामिन है ना, विटामिन इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज फंग ने करी थी। थोड़ा सा जान लेते हैं ना, 1911 में, है ना, फंग ने करी थी 1911 में। और ये दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा जल में विले, दूसरा होता है हमारा जल में विले, दूसरा होता है हमारा विले, दूसरा होता है हमारा वसा में विलय। इसमें होता है वसा में विलय। अगर जल में विलय की बात करें तो ये विटामिन बी और सी होते हैं, विटामिन बी एंड सी। अगर वसा में विलय की बात करें तो विटामिन ए हो गया हमारा, डी हो गया, ई हो गया, विटामिन के हो गया। तो विटामिन ए, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के, ये सारे क्या है, वसा में विलय है। अगर हम लोग विटामिन बी की बात कर लेते हैं, विटामिन बी में जैसे विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, रेटिनॉल। विटामिन बी की बात करें तो इसके कई हैं, B1 है, B2 है, B3 है ना, B5 है, B6 है। B1 को क्या बोलते हैं? B1 को थायमिन बोलते हैं, इसी से बेरी बेरी रोग होता है। B1, B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन, फ्लेविन, है ना, फ्लेविन। और विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन। वहीं अगर B5 की बात करें तो पेंट्रोसिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेंट्रोसिन बोलते हैं। B6 की बात करें तो पायरोडॉक्सिन, ये विटामिन B6 का नाम है, राइट। B6 का अब देख लेते हैं B7 बी से संबंधित है ना। एक ही स्लाइड में आपको सारे विटामिन क्लियर हो जाएंगे। B7 जिसे बायोटीन बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन होता है, बायोटीन। B11 की बात करें तो इसका फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक अम्ल। और विटामिन B12 जो इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है? साइनो कबालामिन, है ना, साइनोकोबालामिन। इसमें क्या बोलता है? इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, राइट। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? पूछा गया था कि विटामिन
बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार है, तो किससे है? ये थायमिन से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते आगे, बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है ना? सही सुमेलित है। पहला है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे है, सिकंदराबाद में है या कहीं और है? आपको सही सुमेलित है, ऑप्शंस भी आगे दिया गया है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून बताया गया है। मानसिक विकलांग सिकंदराबाद, दृष्टिहीन संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय अस्थिरोग, अस्थिरोग विकलांग संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता। तो आपको बताना है कौन कौन से सही सुमेलित है, जो कि आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं आपके 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है, या 2 और 3, 2 और 3 सही है ना? 1 और 2 सही है, या 2 और 3 सही है, या 1 और 3 सही है, या 1 2 3 सही। तो आपको बताना है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, और क्या हमारा राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान कोलकाता। तो आपको बताना है कौन कौन सा सही सुमेलित है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, क्योंकि सही सुमेलित है, सारे ही सही सुमेलित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसे एक आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे है? सिकंदराबाद में है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में है। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित पर विचार करिए, निम्नलिखित पर विचार करिए, है ना? निम्नलिखित पर विचार करिए। उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताएं। कालक्रम के अनुसार लगाना है कौन सा संस्थान की पहली स्थापना हुई। अगर हम लोग बात करें दिल्ली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली कॉलेज की 1825 में, है ना? 24 था, 1824 में। मेयो कॉलेज की 1875 में, 1875। वही हिंदू कॉलेज की 1817 में, हिंदू कॉलेज की 1817 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने इसकी अध्यक्षता करी थी, और उन्हीं सब सदस्यों के माध्यम से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1817 में। मेयो कॉलेज जो 1874 में बना, और दिल्ली कॉलेज, है ना, दिल्ली कॉलेज जो 1824 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन कौन सा होगा? पहले कौन सा होगा हमारा? 3 होगा, उसके बाद हमारा 1 होगा, देन उसके बाद 2 होगा। तो 3 2 1, 3 3 1 2, बी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, 3 1 2। राइट, क्लियर होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आमलैंड, आमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी होता है। दूसरा स्टेटमेंट है आमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, ना तो 1 ना तो 1। तो ये इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए कि क्या है इसका आमलैंड शब्द का अर्थ क्या होता है। राइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आमलैंड शब्द का अर्थ ही होता है नगर का प्रतिवेशी। मतलब जैसे अगर कोई नगर है तो उसका आसपास का एरिया, जो उसका आसपास का एरिया होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? अमलैंड बोलते हैं, अमलैंड। तो ये एकदम राइट है, हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अमलैंड को हिंटरलैंड भी बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। एक और दोनों सही है, एक और दोनों सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि सिलिकॉन एक, सिलिकॉन हमारा एक अर्धचालक है। क्वेश्चन क्या हमारा? नीचे 2 कथन दिए गए, उनमें से आपको बताना है कारण और कथन। अभी कथन क्या है हमारा? सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है हमारा? एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है ना? अर्धचालक है। कारण क्या बताया गया है कि सिलिकॉन की वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक, परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है।
कहने का तात्पर्य क्या है कि सिलिकॉन की वैद्युत जो चालकता होती है ना, अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जो अचालक होते हैं, है ना, उनकी अपेक्षा बहुत अधिक होती है, किंतु जो चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनकी अपेक्षा बहुत कम होती है। इसीलिए सिलिकॉन एक अर्धचालक है। आपको कारण और कथन दोनों दिया गया है, तो ये दोनों बिल्कुल सही है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। अर्धचालक क्यों है? क्योंकि ये चालकों से बहुत कम और अचालकों की अपेक्षा ये बहुत अधिक इसकी विद्युत चालकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, कथन और कारण दोनों ही सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ 77, देखिए, महासागर का वह क्षेत्र, महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर महासागर के आप नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे लवणता क्या है? लवणता क्या है कि बहुत जल्दी तीव्र गति से बढ़ती जाएगी। तो उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है थर्मोक्लाइन, नेक्स्ट है हेलोक्लाइन, पाइक्रोक्लाइन या कैमोक्लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। हेलोक्लाइन क्या होता है? हेलोक्लाइन क्या होता है? गहराई के साथ साथ अगर लवणता तीव्र गति से बढ़ता है तो उसे क्या बोला जाता है? हमारा हेलोक्लाइन बोला जाता है। थर्मोक्लाइन क्या होता है? थर्मोक्लाइन समुद्र सतह के जहां ठंडे और गर्म पानी का सतह होता है, बीच का जो भाग होता है, जहां ठंडा और गर्म जल जहां विभाजित होते हैं, विभाजित रेखा को क्या बोला जाता है? थर्मोक्लाइन, राइट। पाइक्लोक्लाइन में क्या होता है कि अगर दो लिक्विड है, दो विलेय पदार्थ है, उनमें डेंसिटी है, कितना घनत्व है, घनत्व को जो विभाजित करता है, घनत्व के लेवल को जो विभाजित करता है, उसे पाइनोक्लाइन बोलते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो हम हिंदी में कराने वाले हैं, है ना। 71 क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं? बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते। ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता, बी ऑप्शन है जीडी देशमुख, सी ऑप्शन है केटी तल्लंग और डी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी। तो आपको बताना है बंबई त्रिमूर्ति में कौन से सम्मिलित नहीं है। अगर मैं बात करूं फिरोज शाह मेहता, केटी तल्लंग, बदरुद्दीन तैयब, इन तीनों लोगों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करी थी। प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करी थी इन्होंने। एसोसिएशन की स्थापना करी थी, है ना। कब करी थी? 1885 में। 1885 में इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करी थी। जो तीनों संबंधित थे, फिरोज शाह मेहता भी थे, केटी तल्लंग भी थे और बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के। तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, राइट। तो जो कि जीडी देशमुख इससे संबंधित नहीं थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को ही बंबई त्रिमूर्ति से जाना जाता है, क्योंकि इन तीनों लोगों के सहयोग से ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया गया था। तो इसमें सम्मिलित कौन नहीं था? तो जीडी देशमुख सम्मिलित नहीं थे। पूछा है हमारा क्वेश्चन कि कौन नहीं माने जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में युग्मों में से एक सही युग्म नहीं है ना। एक सही युग्म नहीं आपको बताना है। ऑप्शन ए, इस तरफ चारागाह हिल स्टेशन दिया गया है, वो चारागाह भी हो सकता है, हिल स्टेशन भी हो सकता है। और अवस्थित पूछी गई है, किस राज्य में अवस्थित है। जैसे पहला है कि बन्नी चारागाह गुजरात में है, ये आपको बताना सही है कि गलत है। बाग्याल चारागाह कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, सिक्किम में कहाँ पे है, ये आपको बताना है। खजियार कहाँ पे है? सिक्किम में। कहाँ पे है ये? पहलगाम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। क्या ये राइट सुमेलित है या कुछ दूसरा इसका आंसर होगा? अगर मैं बात करूं कि बन्नी चारागाह, खजियार, पहलगांव ये जम्मू कश्मीर में है, सिक्किम में, गुजरात में है, तो ये हमारा बन्नी चारागाह कहाँ पे है? गुजरात में है। बिल्कुल सही सुमेलित है। अगर बाग्याल चारागाह की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर पहलगाम की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। अगर खजियार की बात करें तो खजियार कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है।
कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि कथन कारण से है संबंधित। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को बताना कारण और कथन दोनों सही है कि दोनों गलत है, या दो एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। पहला है सोडियम धातु को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा कारण दिया है क्योंकि सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील हो जाता है। आपको बताना है कारण, कारण दिया गया है, कथन दिया गया है, साथ ही साथ कारण बताया गया है। सोडियम से संबंधित है, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है क्योंकि। अगर कथन और कारण दो शब्द आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो पहला स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, उसमें आपको जोड़ देना है क्योंकि। क्योंकि अगर क्योंकि अगर ऐड करने पे इसका सही आंसर, सही एक्सप्लेनेशन आ जाता है तो वो दोनों सही होता है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये स्टेटमेंट सही होता है। अब देख लेते क्वेश्चन क्या है कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील होती है। ये दोनों बात सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर आपको कारण कथन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे बीच पे ऐड करना है, कथन के पढ़ने के बाद कारण पे आने से पहले आपको क्योंकि लगाना, क्योंकि, राइट, उससे सही आंसर निकल आता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। क्या नाम पूछा है? राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी मैसूर, सी है बेंगलुरु एंड डी है जोधपुर। तो हमारा राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये हमारा है न्यू दिल्ली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। फैक्चुअल है, बिल्कुल भी फैक्चुअल है ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु, है ना, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, क्या क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था? 1956 में, 1958 में, 1960 में एवं 1962 में। तो आपको सही बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कब कब तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई थी? 1956, 1958, 1960 एंड 1962। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बनाया गया था हमारा ए ऑप्शन 1956 को। कब बनाया गया था? 1956 को ये हमारा तेल प्राकृतिक गैस आयोग बनाया गया था, राइट। अगर 1962 की बात करें तो भारत और चाइना युद्ध हुआ था, सभी को पता है, भारत चीन युद्ध हुआ था इसी समय, है ना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही है ना, कौन सा एक सही है। ऑप्शन लेखक दिया गया है, रचना दी गई, साथ ही साथ उसके सामने लेखक दिया गया है। तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी किसने लिखा? और आगे दे दिया गया है कि निजामुद्दीन की ये रचना है। दूसरा है तारीख यामनी, तारीख यामनी किसकी है? अल उतुबिक की है। ये आपको बताना है सही है कि गलत है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा एक सही है। नेक्स्ट हमारा कि सभी सभी सही सुमेलित है। आपको बताना है कौन सा इसका आंसर होगा। एक इसमें से बताना आपको कौन सा सही सुमेलित है। ए बी सी डी सभी, अगर डी सभी सही सुमेलित है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि सारी ही रचना और रचनाकारों के नाम बिल्कुल सही दिया गया है। बात करें तबकाते अकबरी की तो इसकी जो रचना है निजामुद्दीन ने करी थी, निजामुद्दीन औलिया ने करी थी। चिश्ती संप्रदाय के ये चिश्ती संप्रदाय के ये संत थे। तारीख यामनी को अल उद्बिन ने रचना करी थी, इसकी बिल्कुल सही है। तारीख फिरोज शाही
जियाउद्दीन बर्नी बिल्कुल राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि सारी सुमेलित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन और कारण से है। जैसे मैंने ट्रिक बताया वैसे आप इसको करने का प्रयास करिए। कि कारण क्या दिया गया? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है क्योंकि, अब क्या लगा रहा है आपको? क्योंकि संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 109A का भी बोल सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं, 109 का ए यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है? कारण क्या है? कथन क्या है? कथन कहा गया है कि क्या धन विधेयक केवल राज्यसभा में, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है क्योंकि संविधान का आर्टिकल 109 का पहला यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्योंकि स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, कारण भी सही है, क्योंकि आर्टिकल 109 में इसका वर्णन किया गया है, इसीलिए ये राज्यसभा में इसको नहीं लाया जाता, बल्कि मनी बिल कहाँ लाया जाता है? केवल लोकसभा में लाया जाता है। मनी बिल कहाँ लाया जाता है? लोकसभा। अगर धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक किस आर्टिकल में है? ये 110 आर्टिकल में है। कहाँ पे है? 110 आर्टिकल में दिया गया, परिभाषित किया गया धन विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। दूसरा है, या प्रशांत महासागर में स्थित। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, या एक दो दोनों, या ये ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना क्या है? मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है, ये तो बिल्कुल पता है, सिंपल सा आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा है ये प्रशांत महासागर में भी स्थित है, इसीलिए दोनों कथन सही हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली, शाहजहां द्वारा किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राज कवि नियुक्त किया गया था? है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि शाहजहां था उसने ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को, कौन से कवि थे ये? ईरानी फारसी कवि थे, उनको राज कवि नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है मुनीर, दूसरा है हमारा कुदसी, सी ऑप्शन है काशी, एंड डी ऑप्शन है कलीम। तो वो राज कवि किसको नियुक्त किया गया था? कलीम को नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बिल्कुल फैक्चुअल है, बिल्कुल रट जाइएगा। कौन है ये हमारा? डी ऑप्शन, कलीम। शाहजहां की बात करें तो इनके यहाँ स्थापत्य काल का स्वर्ग काल माना जाता है। स्थापत्य काल का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग, है ना, स्वर्ण युग मुगल वंश से संबंधित थे। इन्होंने ही अपने वाइफ की, अपनी पत्नी की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया, है ना। दिल्ली का जामा मस्जिद दिल्ली का जामा मस्जिद, है ना, इन सब के निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि वायुमंडलीय दृष्टि, है ना, वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृग मरीचिका का ही व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है? प्रश्न है कि जो वायुमंडलीय हमारे एक सिद्धांत है ना, उस सिद्धांत के आधार पर हमारा मृग मरीचिका भ्रम होता है ना, मृग मरीचिका भ्रम होता है, वो किस सिद्धांत के आधार पर होता है? वो सिद्धांत आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रकाश का व्यतिकरण, दूसरा है प्रकाश का विवर्तन, नेक्स्ट हमारा प्रकाश का ध्रुवण, एंड हमारा आगे का है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो हमारा मृग मरीचिका होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। जैसे हीरे का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, सिद्धांत पे काम करता है। अगर किसी कांच में थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है, उसका चमकना, वो भी किसके सिद्धांत पर है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही संबंधित है ना।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का जो रंग होता है, प्रकाश लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, जो उसका कलर है वो उसका निर्धारण कौन करता है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि उसका निर्धारण तरंग दैर्ध्य करती है। दूसरा है पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। तो आपको बताना है, अगर थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये प्रश्न आसानी से हो सकता है। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। देखिए प्रकाश का रंग का निर्धारण तो ये बात सही है कि तरंग दैर्ध्य पर निर्भर होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य निर्धारित करता है कि प्रकाश का रंग क्या होगा, ये बात बिल्कुल सही है। अगर पराश्रव्य ध्वनियों की बात करें तो जैसे ध्वनियां 3 प्रकार की होती है ना, अश्रव्य ध्वनियां, श्रव्य ध्वनियां, पराश्रव्य ध्वनियां। अश्रव्य ध्वनियां जो 20 हर्ट्ज से कम की होती है ना। श्रव्य ध्वनियां जो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है, वो सारी ध्वनियां हमारी श्रव्य ध्वनियां होती हैं जो हम लोग सुन पाते हैं। पराश्रव्य ध्वनियां वो होती है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया और मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। अगर बात करें मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, ये वाष्पीकरण से होता है। किस पे होता है? ये वाष्पीकरण से होता है, ना कि ऊर्ध्वपातन से। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि ये ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। जैसे कपूर का जलना क्या हो जाएगा हमारा? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। जो कि हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत है, 1 2 सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आपको बताना है कि जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब क्या है कि कार्यशील जनसंख्या की उम्र किन वर्ष से किन वर्ष होती है। जैसे कि पहला है 15 से 45 वर्ष आयु समूह के, दूसरा है 20 से 45 वर्ष आयु समूह के, तीसरा हमारा 20 से 60 वर्ष आयु समूह, या हमारा लास्ट है 15 से 65 वर्ष आयु समूह। जैसे कि आपको पता है कार्यशील जनसंख्या हमारा किसमें आता है? 15 वर्ष से 64 वर्ष तक आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। 15 से 64 वर्ष आयु समूह वाले वर्ग को हम लोग कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 90 कि लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है आपको। पहला है कि ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक होते हैं, है ना। दूसरा स्टेटमेंट है यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। लाइकेन के बारे में, लाइकेन ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक होते हैं, बिल्कुल सही है ना। दूसरा है ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। कारण क्या है कि नगरों के समीप नहीं पाए जाते? क्योंकि यहाँ पे वायु प्रदूषण ज्यादा रहता है, इसीलिए नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लोकसभा द्वारा, क्वेश्चन क्या हमारा कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि हमारा 91 कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है कितने दिन तक? 3 माह, 6 माह, 21 दिन या 14 दिन तक। जैसे आपको पता है कि हमारा धन विधेयक मनीवीर आर्टिकल 110 में इसका वर्णन किया गया है, इसको परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को लोकसभा में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा पारित करके जब राज्यसभा पहुंचाया जाता है तो राज्यसभा के अधिकतम 14 दिन होते हैं, 14 दिन तक उनके पास होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। 14 दिन तक वो अधिकतम रोक सकते हैं। 14 दिन के बाद अगर वो नहीं कोई रिप्लाई करते हैं तो ये प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है धन विधेयक का। राइट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र 92 निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। पहला है जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, मतलब एक दिशा की ओर होता है, एक ही दिशा में होता है। दूसरा है
ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैव मंडलीय परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, बिल्कुल सही है ना। एक दिशीय होता है, एक दिशा की ओर होता है। दूसरा क्या है कि ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। एक दो दोनों सही है हमारा, एक दो दोनों सही है हमारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 93, शेख निजामुद्दीन औलिया, आपको विचार करना है। 93, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। दूसरा है इनका जन्म बदायूं में हुआ था। तीसरा है इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। तो आपको बताना है इन निम्न कथनों में से कौन कौन सा सत्य है। एक दो, दो तीन, एक तीन या एक दो तीन सभी। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती संप्रदाय के ये सूफी संत थे, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। और इनका जन्म बदायूं एटा में हुआ था, ये भी सही है, यूपी के बदायूं में, है ना। और इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। मतलब है सारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल जनजाति हैं, लेकिन इनमें से एक जनजाति वहां की मूल निवासी नहीं है। जैसे ऑप्शन है हालचू, दूसरा है हमारा शोम्पेन, सी है हमारा रैंगमा एंड डी हमारा ओंजे। तो आपको बताना है कौन सा जनजाति समूह है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये 10 डिग्री चैनल से ये दोनों अलग होते हैं, है ना। 10 डिग्री चैनल से अंडमान निकोबार द्वीप अलग होते हैं। तो वो कौन सी जनजाति समूह नहीं है, तो वो रैंगमा नहीं है। रैंगमा कहाँ का है, ये नागालैंड का है। कहाँ का है ये, नागालैंड का है, ठीक है। नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पे कौन सी पाई जाती है, रैंगमा जनजाति पाई जाती है। जबकि हालचू, सोमसेपेन एंड ओंजे ये सब कहाँ की है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है ये, राइट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है ये दर्रे दिए गए हैं, साथ ही साथ किस राज्य में ये दर्रे स्थित है वो भी बताना है। जैसे बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश है, नाथुला मेघालय है, जैपलैला सिक्किम है और मुलिंगला ये उत्तराखंड है। जैसे आपको पता है कि सिक्किम में दो हैं, एक तो जैपलैला है, दूसरा है नाथुला है ना। दो दर्रे हैं यहाँ पे। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे यांगयाब दर्रा भी है, यांगयाब दर्रा, दिफू है, दिफू दर्रा भी है और यहाँ पे बॉमडिला भी है। तो ये बिल्कुल राइट सुमेलित है। नाथुला गलत है क्योंकि नाथुला कहाँ पे, सिक्किम में। जैपलैला भी सही है और मोलिंगला भी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में और भी दर्रे हैं जैसे माना, लिपुलेख और नीति, ये सारे कहाँ के हैं, नीति, ये सारे दर्रे कहाँ के हैं, ये उत्तराखंड के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित पर विचार करें। गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप बांध, तीसरा है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। इनमें से बताना है कौन सी चंबल नदी पर स्थित नहीं है। कौन सी है, चंबल नदी। चंबल नदी निकलती कहाँ से है, जानाबाव पहाड़ी से, एमपी से, है ना, एमपी से निकलती है ये। तो पूछा गया है कि चंबल नदी पर कौन सा स्थित है। जैसे गांधी सागर बांध, ये भी हमारा चंबल रिवर पे है। राणा प्रताप बांध, ये भी हमारा चंबल रिवर पे है। वही साथ ही साथ जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना भी चंबल नदी पे बनाया गया है। तो तीनों ही सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि साइंस का क्वेश्चन है ये हमारा कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ होता है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा धातु है जो धब्बा रहित
स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ होता है। ऑप्शन ए हमारा एल्युमिनियम, दूसरा है हमारा क्रोमियम, तीसरा है हमारा टिन एंड चौथा हमारा ग्रेफाइट। तो आपको बताना है कि धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ प्रयोग किया जाता है। अगर धब्बा रहित स्टील बनाना है तो दो चीज का प्रयोग किया जाता है, एक तो है क्रोमियम, साथ ही साथ निकेल का भी प्रयोग किया जाता है, निकेल का भी प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। प्रमुख संस्थान दिया गया है, साथ ही साथ अवस्थित भी पूछा गया है। पहला है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है। दूसरा है कृषि विपणन संस्थान कहां पर है, हैदराबाद में है, कहां पे है। तीसरा है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है। चौथा हमारा सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहां पे है। और आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है हमारा क्वेश्चन, ये हमारे ऑप्शंस। ठीक है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान कहां पे है, तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान कहां पे है, हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पे है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये कहां पे है, जयपुर में है। कहां पे है ये, जयपुर में है। कहां पे है ये, जयपुर में है। और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहां पे है, मैसूर में है। और सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध कार्यक्रम कहां पे है, झांसी में है। तो पहले 2-1 देख लेते हैं, 2-1 ये सारे गलत हो जाएंगे हमारे। 2 ए का 2, बी का 1 बिल्कुल सही है, सी का 4, सी का 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहां पे है, ये झांसी में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, मैसूर में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पे है, जयपुर में है। और केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पे है, हैदराबाद में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ये हमारा रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है ना। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां है। थोड़ा सा देख लेते हैं ये प्रश्न। क्वेश्चन कहा गया है कि मान लेते हैं एक ये कुल छात्रों की संख्या है, तो पूछा गया है स्मिता का ऊपर से 16वां स्थान है। तो ऊपर से कितना स्थान है, 16वां, ये 16वें स्थान पे आती है। तथा नीचे से 29वां स्थान है ना। नीचे से कौन सी है, ये 29वां है। यहीं पे दोनों है, 29वां आता है नीचे से और ऊपर से कितना आता है, 16वां आता है। तो तो बताना आपको टोटल छात्रों की संख्या, जिसमें से अब देख लेते हैं कि इस स्केल में कितने छात्र हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो ये 16वें नंबर पे आती है, इसका मतलब 15 स्टूडेंट यहाँ होंगे, इनके ऊपर 15 स्टूडेंट है। अगर हम नीचे से ऊपर की बात करें तो इनका नंबर 29वें पे आता है, इसका मतलब 28 स्टूडेंट नीचे से टॉप किए है ना। 28, 16वां और 29वां इन्हीं का दोनों रैंक है। तो यहाँ पे हम एक लोगों को काउंट करेंगे, तो 15, 18 और 1 कितना हो जाएगा, 28, 15 और 1 है ना। कितना हो जाएगा हमारा 44। कितना हो जाएगा 44। 44 टोटल हमने इस रैंक निकाली। तो 44 में से आपको बताना है कि 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया, लेकिन टोटल छात्रों की संख्या पूछा है। अब छोड़ा हो चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन टोटल क्लास में तो उनका काउंट ही किया जाएगा। तो 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी, 5 छात्र उसमें से अनुत्तीर्ण रहे, तो सबको जोड़ना है ना, सबको जोड़ना है। तो 5 छात्र, तो टोटल छात्र की संख्या पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा हमारा 55। कितना हो जाएगा हमारा 55। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, लुप्त अंक बताना आपको कि जैसे 4, 2, 1 का कितना हो जाए 21 हो जाता है, 5, 3, 8 का कितना 98। तो आपको बताना है 6, 7 और 3 का क्या रिलेशन बनेगा। तो इसमें क्या आएगा, जैसे 4, 2 और 1 का रिलेशन क्या है, इन्होंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया है। क्या किया है, 4 का स्क्वायर, साथ ही साथ 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 2 का 4 आता है और 1 का क्या आएगा 1। तो कितना हो जाएगा हमारा 21। यहाँ पे क्या आएगा हमारा 21।
अगर हम लोग ये सीरीज देखें, 5 का स्क्वायर करेंगे, साथ ही साथ हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे। देख लेते कितना आएगा, 25, 3 का स्क्वायर 9 और 64, 8 का स्क्वायर कितना है 64, तो ये कितना आ गया हमारा 98, कितना आ गया हमारा 98। तो वैसे ही तीसरा जो क्रम है इसको भी कर लेते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा 94, कितना हो जाएगा 94। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। आसान सा प्रश्न है, सारे को स्क्वायर करके इसको जोड़ दिया गया है, सारे को स्क्वायर करके इसको जोड़ दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि यदि, सॉल्व कर लेते हैं इसे भी, यदि ए की बहन बी है ना, यदि ए की बहन बी, अब सेम जनरेशन है तो हम लोग सेम पे ही करेंगे। ए की, ए बी की बहन है, ए क्या है बी की बहन है, बी की बहन कौन है ए है, इसका मतलब ये सिस्टर ही है, फीमेल ही है। फीमेल के लिए माइनस करते हैं, मेल के लिए प्लस करते हैं। सी बी की माँ है, बी की माँ कौन है सी है, तो सी का जेंडर डिसाइड हो गया, क्या है ये माँ है तो क्या हो जाएंगे फीमेल है। सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है डी है ना, सी का पिता कौन है डी है, डी की माँ है। ई क्या है डी की माँ है, ई क्या है डी की माँ है, तो डी की माँ कौन हो जाएंगी ई। तो क्वेश्चन क्या है कि ए से डी का क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, तो आपको बताना है। अगर ये इनकी सिस्टर है, इनकी मम्मी, इसका मतलब इनकी भी माँ, इनकी माँ के पिता क्या हो जाएंगे नाना हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में आंसर दिया गलत दिया गया है ना, क्या हो जाएंगे नाती होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर दिया जा रहा है पोती। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, ये ए के डी क्या है नाना है, तो डी का ए से क्या संबंध होगा, ये क्या बोलते हैं उनको नाती, है ना, नाती, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन पोती, क्या हो जाएगा पोती। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, शब्दों के विषय युग्म को चुनिए। ए हमारा आयतन, आयतन को लीटर में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। दबाव को बैरोमीटर, ये आपको बताना है। लंबाई को मीटर में, बिल्कुल सही है। अवरोध को ओम में, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दबाव को बैरोमीटर में ना माप कर इसको पास्कल में मापते हैं, किसमें मापते हैं पास्कल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पास्कल, जो कि गलत पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि हम लोग यदि यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस हो, तो आपको ये पूरा सॉल्व करना है। पूछा गया है 6। अब यहाँ पे भाग का मतलब क्या दिया गया है, भाग का अर्थ है माइनस, तो 6 माइनस हम लोग 10 कर देंगे। माइनस का क्या अर्थ दिया गया है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 4। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो 4 + 12। प्लस का क्या दिया गया है, प्लस का डिवाइड कर दिया गया है, तो डिवाइड कर लेंगे 6, क्या करेंगे 6 कर लेंगे, है ना, डिवाइड 6 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। अगर हम 12 डिवाइड 6 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ गया, -40 + 2, और इधर कितना है 6 है, तो कितना आ जाएगा हमारा -38, 38 + 6 कितना आ जाएगा हमारा -32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -32 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। सारे को वैसे जैसे बताया गया है कि इसका माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, आप उसको सीक्वेंस में रखते जाएंगे तो आंसर आपका निकल आएगा। बढ़ते हैं अगला
अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित कूट संकेतकों में से सही विकल्प अनुक्रम को पूर्ण कीजिए, है ना। अगर हम लोग देखें यहाँ पे कैसे बन रहा है, अगर ई करेंगे तो एफ बन गया, इसका मतलब +1, है ना, +1। तो हम लोग भी एफ एफ का +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जी आ जाएगा। जी का +2 करेंगे तो आई आता है, क्या करेंगे, +2 करेंगे तो आई आता है। तो वैसे ही हम लोग एच का प्लस प्लस हमने 1 कर दिया, अब एच का +2 करेंगे तो कितना आएगा, क्या आ जाएगा हमारा, जे आएगा, HIJ, है ना। +2 किया तो कितना आ गया हमारा, जे आ गया। अब आई का +3 किया, +3 किया तो कितना आ गया हमारा, एल। तो हम लोग जे का +3 कर लेते हैं, जे का +3 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, एम आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, एम। अगर वही हम के का +4 करें, के का +4 करें तो क्या आ जाएगा हमारा, ओ आ जाएगा। वैसे ही हम लोग एल का +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, पी आ जाएगा। वैसे ही सीक्वेंस लगाना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए क्या है कि लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से, है ना, अब बना लेते हैं इसको, ए बाईं ओर से, मान लेते हैं ये ए है, बाईं ओर, है ना, ये बाईं ओर, क्योंकि बाईं ओर डिनोट करते हैं इधर को। अगर दाईं ओर पूछता तो हम लोग इधर से लिखते। बाईं ओर से कितना है, बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तो ये ए का स्थान कितना है, 10वां है बाईं ओर से। और बी दाईं ओर से, बी है, अब दाईं ओर से लिखना पड़ेगा, बी कितना है, बी बी कितने नंबर पर है, ये 9वें नंबर पर है, 9th नंबर पर। किस ओर से है ये, दाईं ओर से है ना। तो ये किससे है, बाईं ओर से, लेफ्ट से, लेफ्ट से ये है, राइट से ये है, 9वें स्थान पर है। ये कि दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं। मतलब क्या है, ए बी की जगह चला जाए और बी ए की जगह आ जाए। इसका मतलब 9 को 10 को और 10 को 9 से आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। जैसे हमने देखा कि ए पहले 10वें स्थान पर था, अब 9वें स्थान पर जाता है, तो किसका, इसका नंबर क्या आ जाता है, 15वां, है ना। आपस में बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। ए पहले बाईं ओर से पहले कितने पे था, 10 पे था, 10 पे था, अब किस पे हो जाता है, 15 पे हो जाता है, जो कि पहले 9 स्थान था बी का। अब ये दोनों स्थान किसका है, ए का है, ए का है, राइट, ए का है। इसका मतलब कि ए का 10वां स्थान और बी का 9वां स्थान, इन दोनों के बीच में कितने सदस्य रहे होंगे, क्योंकि ए अगर स्टार्टिंग से बाईं ओर से करता है, पहले 10वां स्थान था, और बी से चेंज करता है तो 15वां हो जाता है, 10-15, इसका मतलब 4 व्यक्ति थे, 4 स्टूडेंट थे ए और बी के बीच में। तो आपको बताना टोटल सदस्यों की संख्या, तो 15 तक हो गया, और 9 पहले बी 9वें स्थान पे था, इसका मतलब 8 मेंबर पीछे से रहे होंगे दाईं ओर से, है ना। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 15 और 8 22, है ना, 22। और खुद एक हमारा ये ए मेंबर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 23, कितने हो जाएंगे, 23 स्टूडेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। दोनों को इंटरचेंज करना है। पहले ए 10वें स्थान पर था, जब बी से चेंज किया तो उसका 15 आ जाता है, इसका मतलब 10 और 15 के बीच में टोटल कितने मेंबर बैठे थे, 4, वैसे ऐड कर देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके योग, अंतर एवं गुणनफल, है ना, इरेज कर देते हैं वरना स्पेस नहीं बचेगा। दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके योग, अंतर एवं गुणनफल
का रेशियो दिया गया है, उनके वर्गों का अंतर बताना है ना, उनके वर्गों का अंतर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कर लीजिएगा, ये आपके लिए है ये, है ना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 108 भी आप कर लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, है ना। और 109 क्या है कि 11 से 50 के बीच कितनी संख्या है ऐसी जो 7 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है कि 11 से अगर हम लोग 7 से विभाज्य है, लेकिन अगर 11 से आगे बढ़ेंगे तो 7 से कितनी विभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 7, 14, 21, है ना, 28, 35 और फिर क्या हो जाएगा हमारा 49, 42, 49। तो ऐसी संख्याएं बताना है जो 7 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। अगर हम लोग 14 की बात करें तो 14 तो 7 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तो एक नंबर हमें ये मिल गया। अगर 21 की बात करें तो 21 7 से भी विभाज्य है और हमारा 3 से विभाज्य है, तो ये हमको नहीं लेना है, जो 3 से ना विभाज्य हो वही संख्या लेना है। 28 की बात करें तो 28 हमारा 3 से नहीं विभाजित होता है, तो 2 ऐसी संख्या मिल गई हमारी। 35 ये हमारा 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो तीसरा हमारा संख्या मिल गया। वहीं अगर 42 की बात करें तो 42 हमारा 3 से विभाजित हो जाता है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये हमारा 3 से विभाजित होता है, ये हमको काउंट नहीं करना। 49 की बात करें तो ये भी 3 से विभाजित नहीं होता। तो ऐसी 11 से 50 तक ऐसी संख्याएं 4 हैं जो 7 से तो विभाजित हो जाती